प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। और आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके साथ 25 क्वेश्चन का लेक्चर लेके। आप सभी हमसे परिचित हैं। मेरा नाम है मनीष कुमार कुशवाहा और मैंने मास्टर्स किया है केमिस्ट्री के साथ और मैंने एमए 2 सब्जेक्ट से और कर रखा है, सोशोलॉजी और योगा से। ये मेरा संक्षिप्त थोड़ा सा परिचय है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन पे डिस्कशन। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है फिजिक्स से है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को क्या कहते हैं। तो वहीं उस जगह पे जब आप उसको खींचते हैं और वो फिर से उसी जगह पे वापस आ जाता है तो वो बल प्रत्यानयन बल होता है। कौन सा बल होता है? प्रत्यानयन बल होता है। चलिए कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या असत्य है, इसके बारे में बताना। सत्य असत्य के लिए दोनों ऑप्शन दे रखे हैं। ताप तथा दाब बढ़ाकर हम वायुमंडलीय गैसों को द्रव अवस्था में बदल सकते हैं। तो वायुमंडलीय गैसों को नहीं आप बदल सकते ताप या दाब की कंडीशन पे। जो वायुमंडलीय गैस है नहीं, इसके अलावा कोई और सामान आप आइडियल गैस लेते हैं, उन गैसेस को अगर आप ताप दाब की कंडीशन में करते हो तो उनको द्रव अवस्था में लाया जा सकता है। वायुमंडलीय गैसों को आप ताप दाब बढ़ा के उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये जो है पहला जो है असत्य हो जाएगा। चलिए दूसरे पे बात करते हैं। एक गर्म दिन का अर्थ है वायुमंडल का तापमान उच्च और हवा की आर्द्रता कम है। बिल्कुल सही होता है कि अगर एक गर्म दिन का अर्थ मतलब ये हो गया कि वायुमंडल का तापमान ज़्यादा है और हवा में आर्द्रता कम है। इन दोनों कारकों से बाष्पीकरण की दर में वृद्धि होती है। सही है। इस प्रकार भारी मात्रा में शीत निर्माण होता है। यानी कि ये बात बिल्कुल सत्य लिखी है। तो इसमें केवल 2 सही हो गया। पहला जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है, तो अपना आंसर हो जाएगा केवल 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3। पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार 29.4 न्यूटन है। तो जो भार है और द्रव्यमान है वो किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड हैं। भार बराबर द्रव्यमान। अगर आपको द्रव्यमान लिखना है तो उसमें स्मॉल g का इंटू आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर इस भार को आपको द्रव्यमान के अंदर बदलना है तो आपको g से भाग लगाना पड़ेगा, तब ये चीज़ द्रव्यमान के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे भार जो लिख रखा है वो है 29.4। 29.4 हो गया आपका भार और आपको द्रव्यमान बताना है कि कितना होगा बराबर द्रव्यमान। तो बटे में आ जाएगा g और g का मान आप रख देंगे 9.8। तो ये 8 तिया 24 हो जाएगा और 9 तिया 27 हो जाएगा। 27 और 2 29 सीधा सीधा 3 बार कट जाएगा। तो ये 3 किलोग्राम इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ से जी जो है इसमें डिवाइड में आ जाएगी और द्रव्यमान की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आप बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन सीधा मैथमेटिक्स से उसने पूछ लिया है कि 2 डंडों की लंबाई क्रमशः, तो हम लिख लेते हैं इसको 5.234 है। और नेक्स्ट की बात करो तो 5.1 है और उसके आगे कुछ नहीं लिखा है तो हमने 0 0 लिख दिया। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 3 3 और 10 हो जाएगा। तो 10.334 यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका जो पहला ऑप्शन है बस वही आंसर हो जाएगा, 10.334 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, 2 समानांतर समतल रखे दर्पण, अगर से कोई दर्पण रखे हुए उसके बीच में आपने कोई मोमबत्ती वगैरह आपने कोई जला दी तो एक दूसरे में इसके बहुत सारे जो प्रतिबिंब है वो दिखाई देंगे। यानी कि जब 2 समांतर रखे समतल दर्पण होते हैं तो उनके बीच अगर आप प्रतिबिंब देखें तो कितने दिखाई देंगे? अनंत तक दिखाई देंगे। यानी बहुत ढेर सारे उसके अंदर प्रतिबिंब आपको नज़र आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर है 6। तरंगों की तीव्रता ये दे रखी है, उसका विस्तार बताइए आप। तो जो विस्तार है यानी कि एक्सटेंशन की आप बात करते हैं तो एक्सटेंशन और तीव्रता इंटेंसिटी जो है किस तरीके से रिलेटेड होती हैं। तो किन्हीं 2 तरंगों के लिए इंटेंसिटी I1 बटे I2 ये रिलेट होती है R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर, इस तरीके से रिलेट होती हैं। तो अब देखिए इसको ध्यान से देखिए, इन्होंने क्या दे रखा है 25 और 9, यानी कि पहली के लिए 25 और दूसरे के लिए 9। और यहाँ से जब आप
R1 और R2 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से रूट हटेगा, इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर रूट आ जाएगा, तो ये आएगी वैल्यू 5 और ये आएगा 3। किसके बराबर? R2 और R1 के बराबर। इंटेंसिटी कितनी दे रखी हैं? 25 और 9। 25 का करोगे आप 5 आएगा, 9 का करोगे आप 3 आएगा। ठीक है, किसके? I1/I2 बराबर R2/R1। और अब वो पूछ ले कि इनके विस्तारों का अनुपात क्या होगा, तो R1 और R2 जब निकालोगे, R1 और R2 तो क्या हो जाएगा? ये उसका उल्टा हो जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा? R1 यहाँ पहुँच जाएगा, R2 यहाँ पे, तो 3:5 बन जाएगा। ठीक है, I1/I2 बराबर R2/R1 का स्क्वायर होता है। इस तरीके से आप इस जगह पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो 3 और 5 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 7 क्या कह रहा है? जब मैक संख्या, मैक ध्वनि के लिए, जब मैक संख्या 1 हो जाती है तो उस ध्वनि को क्या कहते हैं? तो उस ध्वनि को ध्वनित कहते हैं, यानी कि वो ऑडियोबल होती है। ठीक है, ध्वनिक हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइक्रोम किसकी धातु है? तो याद रखिएगा कि नाइक्रोम जो है वो आयरन में मिलाने के बाद बनती है। ठीक है, आयरन में मिलाया जाता है, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम मिला रहा है, बाकी के हैं। तो स्पेलिंग लिखो नाइक्रोम, देखो कैसे लिखते हैं, नाय क्रोम, तो निकल हो गया, क्रोमियम हो गया, उसके बाद एम से बना लीजिए, नाइक्रोम लिखा होता है मैग्नीज। ठीक है, निकल हो गया आपका, क्रोमियम हो गया, मैग्नीज हो गया, और वो सब ये सब तीनों चीज़ें किसके साथ मिलाई गई हैं? आयरन के साथ मिलाई गई हैं। तो आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा? निकल, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? यदि एक चुंबक का तीसरा ध्रुव हो, है ना, एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है, और अगर तीसरा अगर पोल आ जाए, थर्ड पोल, तो वो पोल कैसा होगा? वो उन सब पोलों का क्या होगा? परिणामी ध्रुव होगा। उसको क्या बोलोगे? परिणामी ध्रुव, तीसरा ध्रुव जो बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात लगभग, तो इन दोनों के द्रव्यमान लिखिए। पहले इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान M4E = 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम होता है। और न्यूट्रॉन के लिए अगर आप द्रव्यमान लिखते हैं तो 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम हो गया। इन दोनों को रख दीजिए, तो किसका पूछ रहा है? पहले न्यूट्रॉन का, तो 1.67 / 10⁻27 अपॉन 9.1 × 10⁻31, तो क्या हो जाएगा? 1.67 अपॉन 9.1 × 10⁻27 + 31 ऊपर जाएगा तो प्लस के 4 हो गए, प्लस का 4 हो जाएगा तो ये 1.6700 हो गया, यानी 2 अंक इसके और 4 इससे, 4 बिंदी आई हैं इसकी 10⁻4 की, तो 2 अंक इससे 2 जीरो से बढ़ा दिए, 9 से डिवाइड कर दीजिए, 9 एकम 9 रहेगा। ठीक है, 9 दूनी 18 ज़्यादा हो जाएगा 7 हो गए, 77 हो गए, 9 अट्ठे 72, तो दिख रहा होगा ऑप्शन कितने अंक तक आएगा? 9 अट्ठे 72, 72 के बाद हैं 77, 50 हो जाएंगे, 9 पंचे 45 या 9 चौको 36, तो 1.804 समथिंग ये आंसर आपका आ जाएगा 3 अंकों तक अगर पूछ रहे हैं तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या कह रहा है? ऑटोमोबाइल एडजॉस्ट, यानी कि ये कह सकते हैं आप निष्कासन। ठीक है, जो ऑटोमोबाइल होते हैं निष्कासन, उनमें ऑटोमोबाइल्स के निष्कासित गैसों में कौन सा महत्वपूर्ण तत्व होता है? तो आप जानते हैं सबसे विषाक्त तत्व कौन सा होता है? लेड के पार्टिकल उसमें होते हैं जो नुकसानदायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि वायु प्रदूषक का सबसे मुख्य कारक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो सबसे मुख्य कारक है वायु प्रदूषक के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी? तो रेडिएशन है भैया अल्ट्रावायलेट का, यूवी का, और यूवी की रेंज जो है वो 200 से 280 नैनोमीटर
के बीच में इसमें जो है प्रति क्वांटम सर्वाधिक ऊर्जा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबड़ को ताकत प्रदान करने, अधिकतम लोच और स्थायित्व प्रदान करने हेतु सल्फर और ताप से उपचारित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसमें क्या करते हैं, सल्फर मिलाया जाता है तो इसको वल्कनाइजेशन कहते हैं। वल्कनीकरण हिंदी में इसको कहते हैं, वल्कनीकरण। इसमें क्या होता है, सल्फर मिलाकर जो प्राकृतिक रबर होती है उसको और इलास्टिक किया जाता है तो वो वल्कनाइजेशन की क्रिया कहलाती है। ठीक है, प्राकृतिक रबर जो है वो लेटेक्स यानी कि पौधे से प्राप्त किया जाता है रबर। आइसोप्रीन का बहुलक होती है, इसका मोनोमर क्या है, आइसोप्रीन। आइसोप्रीन का बहुलक होती है। ठीक है, प्राकृतिक रबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का तापमान कितना होता है? तो एसिटिलीन ज्वाला एसिटिलीन गैस होती है C2H2 और इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और वो लोहे को तक तुरंत ही गला देता है। तो टेम्परेचर रहता है 3200 डिग्री सेल्सियस के समथिंग, 3000 से ऊपर रहता है। यही एसिटिलीन ज्वाला। ये क्वेश्चन कई बार अच्छे एग्जाम्स में पूछा जाता है। DDT का पूरा नाम है डाइक्लोरो डाइफेनिल और ट्राइक्लोरो एथेन। डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन और ये कीटनाशी होता है। तो कीटनाशक DDT का आविष्कार किया था पॉल मुलर ने। पूरा नाम है पॉल हरमन मुलर, ये इनका पूरा नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर आप मूव करते हैं तो क्वेश्चन नंबर है 17, सर्वाधिक टॉक्सिसिटी यानी कि विषाक्त जिसको कहेंगे, विषाक्त जिसमें विषाक्तता के गुण यानी कि जिसमें विष जैसे गुण ज़्यादा होते हैं तो ऐसी प्रशीतक कौन सी है? तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो सर्वाधिक इन सब में 4 में से दी हुई जो है सबसे ज़्यादा टॉक्सिसिटी शो करती है। क्वेश्चन नंबर 18 नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 और ये 18 है आप लोगों के लिए होमवर्क। आप ऑप्शन में नीचे लिखेंगे होमो सेपियंस किसका नाम है और अगर ये पूरा नाम नहीं है तो बताइएगा इन 4 में से किस ऑप्शन का नाम सही जंतु वैज्ञानिक नाम लिखा हुआ है 18 नंबर ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप बात करें, क्वेश्चन नंबर है 19, आप मानव शरीर में स्टर्नम यानी उपोस्ती कहाँ पाई जाती है? अगर आप स्टर्नम की बात करते हैं तो वो पाई जाती है आपकी छाती में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर आप 20 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोन जो बनता है वो किसी दूसरे का बनता है, एक थोड़ा सा एक कोशिका लेके दूसरा जीव तैयार कर देते हैं तो टिश्यू लेके मेरिनो जो है मेमना है किसका? मेरिनो डॉली भेड़ का ये जो है मेरिनो मेमना है, क्लोन इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। आज के लेक्चर में अंतिम की तरफ बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 21 जो है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में ऐसा कौन सा है जिसका प्रयोग होता है? तो वो होते हैं प्लाज्मिड्स जिनका उपयोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जाता है। बिल्कुल सही जवाब। अगर आप बात करते हैं नेचुरल सिलेक्शन की तो सभी जानते हैं नेचुरल सिलेक्शन किसने दिया और उन्होंने पूछा है कि नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक लिखी थी। तो वो कौन थे जिसने ये ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखी थी? वो थे चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने नेचुरल सिलेक्शन का रूल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर आप मूव करें तो देखेंगे अफीम के निष्कर्षण में पौधे के किस भाग का उपयोग होता है? तो वो अफीम जो है उसका अगर आप निष्कर्षण करते हैं तो वो लेटेक्स से करते हैं यानी कि संपुट भाग से करते हैं, लेटेक्स से इसका निर्माण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगर आप 24 की बात करें जिसमें पूछ रहा है मधुमेह, तो मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? तो मधुमेह रोग जो है किसकी कमी से होता है? डायबिटीज़, इंसुलिन। किसकी कमी से? इंसुलिन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र आपका बेंगलुरु में स्थित है। और इसके साथ ही आपके 25 क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होते हैं। आप जुड़ने के लिए आपका इस लेक्चर में आप जुड़े रहे, अंत तक आपने लेक्चर देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।
और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो और आगे वाले क्वेश्चंस आपको ढेर सारे क्वेश्चंस आपको मिलते रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।